तो इंजन बेसिकली हमारा क्या होता है, इंजन एक तरीके की डिवाइस होती है, वो क्या करती है, एनर्जी के एक फॉर्म को एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो हम कह सकते हैं इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। और अगर दूसरे सेंस में हम इंजन को डिफाइन करना चाहें तो इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो हमें दो डेफिनेशन मिली, either इंजन इज अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस अ मैकेनिकल एनर्जी और इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन को हमने दो तरीके से डिस्कस किया है। ये पहला हो गया हमारा पर्पस और दूसरा हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, अगर मैं पर्पस की बात करता हूँ, इंजन के पर्पस की बात करता हूँ, तो इंजन का पर्पस से मतलब हो गया उसका उद्देश्य। तो इंजन का जो पर्पस होगा, जो मेन पर्पस होगा, वो होगा टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक, टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। तो इंजन का पर्पस क्या हो जाएगा, टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल। तो जो इंजन का हमारा बेसिक पर्पस होगा वो क्या होगा, टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन जैसे मैंने बताया, इंजन की जो दूसरी डेफिनेशन बताई कि इंजन जो हमारा होगा वो क्या फंक्शन करेगा, वो एनर्जी के एक फॉर्म को कन्वर्ट करेगा दूसरे फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी from one form to another form। ठीक है, तो दो चीजें मैंने बताई, एक तो इंजन का पर्पस क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। और दूसरा मैंने बताया फंक्शन में आ जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और जो दूसरा फॉर्म हमें मिलेगा वो भी हमें किसके फंक्शन मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी के फंक्शन मिलेगा। तो अब इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लाइव एग्जांपल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, जो हम वाटर को चढ़ाने के लिए और डिफरेंट टैंक्स के वर्क को परफॉर्म करने के लिए, वर्क को लेने के लिए यूज करते हैं। तो वो जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इसमें मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरीके से हमारे न्यूमेटिक इंजन्स भी होते हैं, जिनसे हमारे जो सर्विस सेंटर में स्क्रूज वगैरह ऑपरेट होते हैं, वो हमारे न्यूमेटिक इंजन यूज करते हैं। वो क्या करता है, जो कंप्रेस्ड एयर की प्रेशर एनर्जी होती है, उस प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी। और इसी तरीके से जो मोस्ट कॉमन यूज होता है इंजन में, वो होता है थर्मल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे हम हीट इंजन कहते हैं। और ये हीट इंजन हमारा क्या करता है, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो तीन तरीके से ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक तीन तरीके हैं वो ये है। ठीक है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का। ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इसमें मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मोटर हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है इसमें मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मोटर के बाद एक दूसरा मैंने एग्जांपल बताया, वो मैंने बताया न्यूमेटिक इंजन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने बताया न्यूमेटिक इंजन। अभी न्यूमेटिक इंजन कैसे ऑपरेट होता है, जो भी हमारा कंप्रेस्ड एयर होती है, उस कंप्रेस्ड एयर को हम अपने न्यूमेटिक इंजन में सप्लाई करते हैं। और न्यूमेटिक इंजन के अंदर हमारा एक एक्चुएटर लगा होता है, एक सिलेंडर पिस्टन एलिमेंट लगा होता है, या फिर एक रोटरी टाइप एलिमेंट लगा होता है। वो क्या करता है, उस कंप्रेस्ड एयर के एक्सपेंशन से मैकेनिकल वर्क को प्रोड्यूस करता है। तो न्यूमेटिक इंजन हमारा क्या करता है, कंप्रेस्ड एयर की प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इसमें मैकेनिकल एनर्जी। और जो मोस्ट कॉमनली ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का, जिसको हम अपने इंजन के अंदर वाइडली यूज करते हैं,
वो है हमारा हीट इंजन। तीसरा है हमारा जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो है हमारा हीट इंजन का ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हीट इंजन हमारा क्या करता है, ये हीट इंजन हमारा कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। ये हीट इंजन हमारा कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल। तो और भी बहुत सारे तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिसमें हम किसी इंजन के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इंजन में पर्पस फंक्शन समझ में आ गया होगा। पर्पस मैंने बताया कि प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी, और फंक्शन इसका क्या हो गया, टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ टू द अनदर फॉर्म। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसको हम कई स्टेजेस में या कई प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। पहला तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर के थ्रू, जिसमें हम क्या करते हैं एसी या डीसी सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं और हमें शाफ्ट पे क्या मिल जाता है, कुछ वर्क मिल जाता है, कुछ मैकेनिकल वर्क मिल जाता है। ठीक, तो उस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा हमने बताया कि न्यूमेटिक इंजन्स होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, जो भी हमारी कंप्रेस्ड एयर होती है उसकी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें मैकेनिकल एनर्जी में, जिसके लिए हम रेसिप्रोकेटिंग या फिर रोटरी एक्चुएटर का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तीसरे और मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को हमने बताया, जो हम अपने आईसी इंजन या फिर इंटरनल कंबशन इंजन में यूज करते हैं, वो हमारा क्या होगा, हीट इंजन, जिसमें हम थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसमें भी बेसिकली हम रोटरी या फिर रेसिप्रोकेटिंग टाइप सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट यूज करते हैं और उसके अंदर हमारा फ्यूल का कंबशन होता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होता है और हमें वर्क मिलता है। तो ये तीन बेसिक प्रोसेस है हमारी मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब बात आती है इस मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को हम वेरियस फील्ड में यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, उन जनरेटर्स को चलाने के लिए हम डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन का यूज करते हैं। ये डीजल इंजन से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, उस मैकेनिकल एनर्जी से हम अपने जनरेटर को रन कराते हैं और उन जनरेटर के चलने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पहला तो इसका एग्जांपल हो गया टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बाय द रनिंग ऑफ जनरेटर। जनरेटर को चलाने से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल मैंने बताया न्यूमेटिक टूल्स में न्यूमेटिक इंजन्स का यूज होता है। जो भी हमारे न्यूमेटिक ऑपरेटेड टूल्स होते हैं, जैसे हमारी टूल गन होगी, वो डिफरेंट बोल्ट्स को टाइट असेंबल और डिसेंबल करने के लिए यूज की जाती है और जो कंप्रेस्ड एयर से बनी होती है, तो वो हमारी बेस्ड होती है न्यूमेटिक इंजन के। उसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई देते हैं, वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में होता है और जो हमारा टूल रोटेट करता है वहां पर हमें मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में आउटपुट मिलता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और तीसरे टाइप का जो यूज होता है इसमें हीट इंजन में, वो हम अपने आईसी इंजन में यूज करते हैं। जो भी हमारी कार, बसेस, बाइक्स और ये लोकोमोटिव्स और शिप्स वगैरह होती हैं, इनको पुश और पुल करने के लिए जो भी हम अपने हीट इंजन का यूज करते हैं, जिसमें हम जो भी फ्यूल हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, किसी भी टाइप का फ्यूल हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, किसी भी टाइप का फ्यूल हो, उस फ्यूल से हम क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। हीट से थर्मल एनर्जी जनरेट होती है और उस थर्मल एनर्जी को हम एक इंजन के थ्रू या एक मैकेनिज्म के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो तीनों में जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप का इंजन है, वो है हमारा हीट इंजन, जिसको हमें फर्दर आगे स्टडी करना है। तो अब हम आते हैं कि हीट इंजन हमारा क्या होता है। अब जैसा अभी हमने बताया कि हीट इंजन हमारा क्या करता है, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन हमारा क्या करता है, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके थ्रू, इंजन के। ये जो थर्मल एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये थोड़ा इंजन होती है, कन्वर्ट करता है इसमें मैकेनिकल
ये थर्मल एनर्जी कहाँ से आती है? ये थर्मल एनर्जी आती है बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। जो भी हम अपने इंजन को जो भी फ्यूल सप्लाई करते हैं, वो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे कोल्ड फॉर्म में हो, चाहे वुड फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे हमारा पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, एलपीजी हो, एनी काइंड ऑफ फ्यूल हो, उस फ्यूल की बर्निंग से हीट प्रोड्यूस होती है और जो कि एक तरीके का केमिकल प्रोसेस होता है और जिससे हमारी थर्मल एनर्जी जनरेट होती है और इंजन उस थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करके मैकेनिकल वर्क को प्रोवाइड करता है या मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करता है। तो थर्मल एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूल का कंबशन कराते हैं। फ्यूल का हम क्या कराते हैं? कंबशन कराते हैं, ठीक है। और जो फ्यूल का कंबशन होता है क्या हमारा क्या होता है? केमिकल प्रोसेस। जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारा फ्यूल कंबस्ट करता है और इन फॉर्म ऑफ हीट थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और इंजन इस थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करके मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करता है। तो यहाँ से हमें हीट इंजन की बहुत बेसिक सी और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मिली। A heat engine is a device which converts chemical energy of fuel. A heat engine is a device which converts chemical energy of fuel into thermal energy and utilize this thermal energy to do some useful work or to produce the mechanical energy. फिर से हम रिपीट करते हैं। A heat engine is a device which converts chemical energy of fuel into thermal energy and utilize this thermal energy to do some useful work or to produce the mechanical energy. ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे हीट। तो अब यहाँ पे हम जितनी भी स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? अपने हीट इंजन के बारे में। तो अब हमने जान लिया कि इंजन क्या होता है, इंजन का पर्पस क्या होता है, इंजन का फंक्शन क्या होता है और इंजन से प्रोड्यूस होने वाली मैकेनिकल एनर्जी को हम इंजन फ्लूइड्स में यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हमने जाना कि हमारा हीट इंजन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि हीट इंजन हमारा कितने प्रकार का होता है, इसको हम क्लासिफाई कितने तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमारा इंजन है या हीट इंजन का क्लासिफिकेशन है ये बहुत ब्रॉड है, ठीक, और बहुत टाइप से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इसको हम सबसे पहले तो क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ या फिर इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, तो अगर इंजन को हम इन टर्म्स ऑफ रोटेशन क्लासिफाई करना चाहें तो इनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो आते हैं हमारे रोटरी इंजन और दूसरे आते हैं हमारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन। हमने अभी इंजन को क्लासिफाई किया है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ मोशन। इसको हमने किया है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन और इन टर्म्स ऑफ मोशन। तो इन टर्म्स ऑफ रोटेशन जब इंजन को हम क्लासिफाई करेंगे तो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा रोटरी इंजन और दूसरा होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इसमें जो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है वो हमें डायरेक्टली किस फॉर्म में मिलती है? शाफ्ट के रोटेशन के फॉर्म में मिलती है। इसमें जो हमें इसमें बेसिकली जो हमारा मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फ्यूल को कंबस्ट करने के बाद हमें जो डायरेक्ट मोशन मिलता है वो डायरेक्ट मोशन हमें कैसे मिलता है? रोटरी मोशन मिलता है। तो उस तरीके के इंजन हमारे क्या कहलाते हैं? रोटरी इंजन कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है रैंकिन इंजन। इसका एग्जांपल है रैंकिन इंजन। इसमें हम कुछ इस तरीके से पिस्टन्स को सिलेंडर के अंदर प्लेस करते हैं कि जब कंबशन होता है तो पिस्टन क्या करता है? सिलेंडर के अंदर स्लाइड करता है और पिस्टन के सिलेंडर के अंदर स्लाइड करने से हमें डायरेक्टली कैसा मिलता है? रोटरी मोशन मिलता है। तो उस तरीके के इंजन हमारे क्या कहलाते हैं? रोटरी इंजन कहलाते हैं। और इसके बाद आते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन में। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में क्या होता है? हमारे मोशन का या फिर रोटेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में बेसिकली हम सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट यूज करते हैं जो कुछ इस तरीके का होता है। यह हमारा सिलेंडर होता है,
और इस सिलेंडर के दो पोर्ट होते हैं, एक होता है हमारा इनटेक पोर्ट और दूसरा होता है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। और इनटेक और एग्जॉस्ट पोर्ट के अंदर में हमारे दो वॉल्व्स लगे होते हैं, एक वॉल्व हमारा कहलाता है इनलेट वॉल्व या फिर इनटेक वॉल्व और दूसरा हमारा कहलाता है एग्जॉस्ट वॉल्व। इस सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर हमारा हॉलो होता है, खोखला होता है, और इस सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन होता है। इस पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है, ये हमारा पिस्टन होता है, ये हमारा सिलेंडर होता है। और इस कनेक्टिंग रॉड के नीचे एक शाफ्ट होती है, इस कनेक्टिंग रॉड के नीचे एक शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट को हम बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। तो चार कंपोनेंट हमने ड्रॉ किए, पहला सिलेंडर, इनटेक, एग्जॉस्ट वाल्व, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन हमारा काम कैसे करता है? अब ये पिस्टन हमारा क्या है, इस सिलेंडर के अंदर स्लाइड होता रहता है, ऑसिलेशन, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ये पिस्टन अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है, ठीक है। तो इसके पिस्टन के अप जाने और पिस्टन के डाउन जाने की एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है, जहां तक मैक्सिमम पिस्टन अप पॉइंट तक रीच कर सकता है और मिनिमम पॉइंट तक बिलो नीचे आ सकता है। तो मैक्सिमम पॉइंट तक जहां तक पिस्टन हमारा डिस्प्लेस होकर ऊपर तक जाता है, वो मैक्सिमम पॉइंट जहां तक पिस्टन का मूवमेंट होता है, वो मैक्सिमम पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? टॉप डेड सेंटर कहलाता है, जिसको हम टीडीसी बोलते हैं। अब देखो नाम से ही क्लियर है, डेड सेंटर, ठीक, डीसी मतलब डेड सेंटर। डेड सेंटर का मतलब क्या होगा? एक ऐसा अंतिम पॉइंट, ऐसा अंतिम बिंदु जिसके ऊपर पिस्टन ना जाता, ठीक। तो वो हमारा क्या होगा? टॉप यानी कि ऊपर का, डेड सेंटर यानी कि अंतिम बिंदु, ऊपर वाला वो आखिरी बिंदु जिसके ऊपर पिस्टन हमारा मूव ना हो पाए, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? टॉप डेड सेंटर कहलाएगा। अब पिस्टन के ऊपर जाने की मैक्सिमम लिमिट है, तो नीचे आने की भी कोई ना कोई मिनिमम लिमिट होगी। तो पिस्टन की नीचे आने की भी एक मिनिमम लिमिट होगी, मिनिमम पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? बीडीसी कहलाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे टीडीसी का टॉप डेड सेंटर, इसी तरीके से यहाँ पे हमारा बीडीसी है, जो हमारा क्या कहलाएगा? बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन की मैक्सिमम नीचे आने की लिमिट, इस पॉइंट के बाद पिस्टन नीचे की तरफ मूव नहीं करता। और जनरली जो दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ है, जिनके बीच में पिस्टन हमारा क्या करेगा? अप एंड डाउन मोशन करेगा, ये लेंथ हमारी कहलाती है स्ट्रोक। कई लोगों ने इसको सुन रखा होगा, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, ठीक है, इसको भी हम आगे डिफाइन करेंगे। तो ये जो लेंथ है, जिसके बीच में दो सक्सेसिव डेड सेंटर के बीच में पिस्टन हमारा अप डाउन ऑसिलेट करता है, ये सक्सेसिव पॉइंट हमारे के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? स्ट्रोक है, ठीक। तो हम बता रहे थे रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो रोटरी इंजन्स के बारे में जैसे हमने बताया, इसमें जो हमें फ्यूल को कंबस्ट करने के बाद जो पावर मिलती है, वो हमें डायरेक्टली कैसे मिलती है? रोटरी मिलती है। लेकिन जबकि रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स में क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग इंजन में जो मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मोशन के ट्रांसफॉर्मेशन से मीनिंग हो गया कि यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो पावर हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिसका फर्स्ट पिस्टन पे लगता है, और उस थ्रस्ट की वजह से जो पिस्टन का मोशन होता है, वो पिस्टन का मोशन ऑसिलेटिंग या फिर लीनियर मोशन। तो उस लीनियर मोशन को हम क्रैंक शाफ्ट के थ्रू उस लीनियर मोशन को कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें रोटरी मोशन। तो वो मैकेनिज्म जिसमें हम लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वहां पे मोशन का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ऐसे इंजन जहाँ पे मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो इंजन हमारे क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है? मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसमें मोशन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया इन टर्म्स ऑफ रोटेशन और मोशन। अब इसके बाद इसके आगे हम इसको और क्लासिफाई करना चाहें तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंबशन। अगर हम अपने रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग इंजन को फिर से क्लासिफाई करना चाहें तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ combustion.
इन टर्म्स ऑफ कंबशन से मतलब कि सिलेंडर के अंदर कंबशन होगा या कहाँ पे कंबशन होगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ कंबशन अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा आईसी इंजन और दूसरा होता है हमारा डीसी इंजन। तो आईसी इंजन जैसे नाम से क्लियर है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन, इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन, और डीसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन। ठीक है, देखो नाम से क्लियर है, इन टर्म्स ऑफ कंबशन हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो आईसी इंजन में जो फ्यूल का कंबशन होगा, जो भी फ्यूल हम अपने कंबशन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उसका जो कंबशन होगा वो सिलेंडर के अंदर होगा। तो इस तरीके के इंजन हमारे क्या कराएंगे, आईसी इंजन कराएंगे। और वहीं इसके अपोजिट साइड जो भी फ्यूल हम यूज करेंगे, अगर उसका कंबशन हम इंजन सिलेंडर के अंदर ना करके उसको हम इंजन सिलेंडर के बाहर करें, तो उस तरीके के इंजन हमारे क्या कराएंगे, एक्सटर्नल कंबशन कराएंगे। एक्सटर्नल कंबशन इंजन कराएंगे या फिर डीसी इंजन कराएंगे। ठीक, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कंबशन। इसके बाद हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन दोनों ही टाइप के इंजन को हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक, तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक अगर हम इसको डिफाइन करें तो फिर से इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टू स्ट्रोक इंजन और दूसरी हमारी कैटेगरी फोर स्ट्रोक। टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक। अब देखो जैसे हमने बताया, यह हमारा सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन हमारा ऑसिलेट कर रहा था, उसको मैक्सिमम लिमिट जाना और मिनिमम लिमिट जाने के बीच की जो लेंथ थी वो हमारी क्या कहलाती थी, स्ट्रोक कहलाती थी, जिसके बीच में पिस्टन जो होता था वो हमारे सिलेंडर के अंदर ऑसिलेट करता था। ठीक, जो हमारे मैक्सिमम रीचिंग लिमिट और मिनिमम फॉलिंग लिमिट थी, उसके बीच में पिस्टन हमारा ऑसिलेट करता था, जिसको हमने टीडीसी और बीडीसी नाम दिया। हमने बताया था कि ये जो दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है, जितने वॉल्यूम को पिस्टन हमारा जो है टीडीसी से बीडीसी के बीच में कवर करता है, ये लेंथ हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रोक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको क्लासिफाई किया टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक। अब ऐसा नहीं है कि जो टू स्ट्रोक इंजन है उसमें हमारा जो सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रोक होंगे, फोर स्ट्रोक इंजन में हमारे जो है फोर स्ट्रोक होंगे। किसी भी इंजन को परफॉर्म करने के लिए चार स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट होती है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने कल बताया था, एक होता है हमारा इनटेक स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर आता है हमारा पावर स्ट्रोक, उसके बाद आता है हमारा एग्जॉस्ट। तो हर एक स्ट्रोक के लिए सेपरेट स्ट्रोक की लेंथ पिस्टन हमारा कवर करता है। किस केस में, फोर स्ट्रोक के केस में। इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन हमारा क्या होगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक कवर करेगा, बकायदा ट्रैवल करके आएगा। ठीक, तो एक स्ट्रोक को कवर करेगा, वन स्ट्रोक हो गया। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में फिर से पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, दूसरा स्ट्रोक हो गया। तीसरे स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में फिर से जो फ्यूल हमने डाला वो कंप्रेस होने के बाद कंबस्ट करेगा और फिर से पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आएगा, फिर से वो स्ट्रोक लेंथ को कवर करते हुए आएगा, तीसरा स्ट्रोक हो गया। और चौथे स्ट्रोक में हमारा एग्जॉस्ट और ओपन होगा और पिस्टन फिर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा और जो है हमारा चौथा स्ट्रोक कवर होगा, हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। ये केस होगा हमारे फोर स्ट्रोक इंजन के लिए। लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, हमारे दो प्रोडक्टिव स्ट्रोक होते हैं और दो अनप्रोडक्टिव स्ट्रोक होते हैं या फिर नॉन प्रोडक्टिव स्ट्रोक। ठीक, दो प्रोडक्टिव स्ट्रोक हमारे कौन से होंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा और पावर स्ट्रोक होगा। लेकिन इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हमारे क्या होंगे, अनप्रोडक्टिव स्ट्रोक होंगे। इस केस के लिए हमारा पिस्टन का मूवमेंट नहीं होगा। जैसे फोर स्ट्रोक इंजन में हर एक सेपरेट स्ट्रोक के लिए हमारा पिस्टन मूव कर रहा था, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रोक के लिए पिस्टन हमारा मूव करेगा, मतलब वो हमारे प्रोडक्टिव स्ट्रोक होंगे। और बाकी की जो दो स्ट्रोक है, इनटेक और एग्जॉस्ट, उनमें हमारा पिस्टन का मोशन नहीं होगा, वो एट ए टाइम परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रोक हमारे क्या हो जाएंगे, अनप्रोडक्टिव स्ट्रोक।
तो अनप्रोडक्टिव स्ट्रोक की वजह से और पिस्टन के सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रोक में मूवमेंट देने की वजह से जो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होगा वो 2 स्ट्रोक इंजन में सिंगल रोटेशन होगा, और 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक मोशन की वजह से या 4 स्ट्रोक 4 टाइम्स पिस्टन के सिलेंडर के अंदर ऑसिलेट होने की वजह से जो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन मिलेगा वो हमें डबल मिलेगा या फिर 2 टाइम्स। ये बेसिक डिफरेंस है हमारे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। ठीक है, इसमें हमारे जो 4 स्ट्रोक होंगे वो चारों प्रोडक्टिव स्ट्रोक होंगे 4 स्ट्रोक में, और 2 स्ट्रोक इंजन में हमारे 2 प्रोडक्टिव स्ट्रोक होंगे और 2 अनप्रोडक्टिव स्ट्रोक होंगे, और प्रोडक्टिव स्ट्रोक में ही हमारा पिस्टन मूव करेगा, जिसकी वजह से 2 स्ट्रोक इंजन में जो रेवोल्यूशन मिलेगा क्रैंकशाफ्ट पे वो हमें सिंगल कंप्लीट रेवोल्यूशन मिलेगा, और 4 स्ट्रोक इंजन में चारों प्रोडक्टिव स्ट्रोक होने की वजह से जो रेवोल्यूशन मिलेगा वो हमें 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने अपने हीट इंजन को 3 तरीके से क्लासिफाई किया इन टर्म्स ऑफ रोटेशन या मोशन, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग, इन टर्म्स ऑफ कंबशन आईसी और ईसी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। इसका एक और तरीके से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूल यूज। इसको हम एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूल यूज। तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल यूज मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्यूल यूज मतलब एसआई इंजन, या फिर हम इसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इग्निशन यूज। फ्यूल यूज ना करके कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इग्निशन यूज, ये बेटर है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इग्निशन यूज। तो इन टर्म्स ऑफ इग्निशन यूज हम जो है 2 तरीके के इंजन यूज कर सकते हैं, एक तो हमारा एसआई इंजन होता है और दूसरा हमारा सीआई इंजन। एक होता है हमारा एसआई इंजन और दूसरा होता है सीआई इंजन। अब एसआई इंजन को हम क्या बोलते हैं? स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन, और सीआई इंजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन। अब ये क्या है? अब जैसे हमने बताया जो हमारे इंजन्स होते हैं उनमें हम वेरियस टाइप्स का फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल भी यूज करते हैं, डीजल भी यूज करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरीके का इंजन है उसमें हमने पेट्रोल से भी उसको रन करा दिया और उसी सेम इंजन को हमने डीजल से भी रन करा दिया। फ्यूल की स्पेसिफिकेशंस अलग होंगी, फ्यूल की क्वालिटी अलग होगी, इस वजह से इंजन को फ्यूल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग डिजाइन करना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं जो हमारा पेट्रोल होता है वो लेस वोलेटाइल होता है, डीजल हमारा हाईली वोलेटाइल होता है। मतलब पेट्रोल को तोड़ना, उसको ब्रेक करना, उसको वेपराइज करना इजी है एज कंपेयर टू डीजल। तो उसके लिए जो हमें कंबशन चैम्बर और सिलेंडर पिस्टन के अंदर बनने वाले प्रेशर की डिजाइनिंग करनी पड़ती है वो अलग तरीके से करनी पड़ती है, और डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन की और या कंप्रेशन प्रेशर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग तरीके की है। तो उसी को हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है इन टर्म्स ऑफ इग्निशन। तो 2 तरीके के इग्निशन के इंजन होते हैं, एक होता है हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसको हम बोलते हैं एसआई इंजन, और ये होता है हमारा पेट्रोल इंजन। ठीक है, ये होता है हमारा पेट्रोल इंजन। और इसमें कौन कौन से फ्यूल हमारे यूज किए जाते हैं? इसमें सबसे पहले तो हमारा पेट्रोल यूज किया जाता है, सीएनजी यूज किया जाता है और एलपीजी यूज किया जाता है। जो करेंटली फ्यूल यूज किए जाते हैं हमारे पेट्रोल इंजन में वो यही है, पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी। अब सीआई इंजन क्या है? सीआई इंजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अभी हम ये भी बताएंगे कि इसको हम स्पार्क इग्निशन और इसको हम कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं। सीआई को हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और इनके अंदर जो फ्यूल यूज किए जाते हैं वो हमारे कौन कौन से फ्यूल यूज किए जाते हैं? डीजल यूज किया जाता है, केरोसिन यूज किया जाता है, डीजल यूज किया जाता है, केरोसिन यूज किया जाता है, और बायोफ्यूल्स वगैरह यूज किया या फिर बायोडीजल यूज किया एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे फ्यूल हैं जो हम इसलिए यूज करते हैं। अब मैंने बोला था कि इसको एसआई इंजन और इसको सीआई इंजन भी देखो, जैसे मैंने बताया फिर से हम वापस से पिस्टन पे आ जाते हैं। अब हमने बताया ये काम कैसे करता है बताते हैं। पिस्टन हमारा अप से डाउन आता है,
इनटेक वाल्व से हम क्या भेजते हैं, इस चैम्बर के अंदर फ्यूल भेजते हैं और उसके साथ एयर भेजते हैं। अभी हम किसके लिए बता रहे हैं, स्पार्क इग्निशन के लिए बता रहे हैं या फिर अपने एसआई इग्निशन के लिए बता रहे हैं। तो क्या होता है, पहले स्ट्रोक में जो कि हमारा क्या है, इनटेक स्ट्रोक है, इसमें पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है और इस कंडीशन में हमारा इनटेक वाल्व ओपन होता है और इनटेक वाल्व ओपन होने से जो भी फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर है या फ्यूल और एयर जो भी हमारा फ्यूल एयर है वो इनटेक वाल्व से अंदर आता है। ये कब तक अंदर आता है, ये तब तक अंदर आता है जब तक पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर तक नहीं पहुंचता। अब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर पे आ गया, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर के अंदर बॉटम डेड सेंटर पे आ गया और इसके अंदर जो स्पेस था, इस स्पेस के अंदर पूरा हमारा फ्यूल और एयर मिक्सचर शुरू हो गया। इनटेक स्ट्रोक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस होगा कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन हमारा फिर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो जब ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जस्ट मूव करना शुरू करेगा, उसी टाइम पे जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो पहले ओपन था, जहां से बाहर से फ्यूल और एयर सिलेंडर के अंदर आ रहा था, ये इनटेक वाल्व हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये इनटेक वाल्व हमारा बंद हो जाएगा और जो अंदर गैसेस फिल हो चुकी हैं, जो फ्यूल एयर मिक्सचर फिल हो चुका है, इस फ्यूल एयर मिक्सचर को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी और उसका कंप्रेशन होगा। वॉल्यूम कम होने की वजह से पिस्टन जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने के साथ साथ जो फ्यूल एयर पहले से फिल हुआ था वो फ्यूल एयर हमारा कंप्रेस होना शुरू होगा। ये कंप्रेस कब तक होगा, ये कंप्रेस तब तक होगा जब तक पिस्टन जो हमारा पहले बॉटम डेड सेंटर पे था वो मूव होते 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 टॉप डेड सेंटर तक नहीं पहुंचा। जैसे ही पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा, जो फ्यूल एयर का मिक्सचर है वो फुली कंप्रेस्ड हो जाएगा और उसी टाइम पे हम यहाँ पे इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के बीच में एसआई इंजन के केस में हम क्या लगाते हैं, स्पार्क प्लग लगाते हैं। और उसी टाइम पे जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा और फ्यूल एयर का मिक्सचर कंप्रेस हो जाएगा, इस स्पार्क प्लग से, इसको हम बोलते हैं स्पार्क प्लग, इस स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट होगा, एक चिंगारी जनरेट होगी और उस स्पार्क या उस चिंगारी से जो ये कंप्रेस्ड फ्यूल एयर का मिक्सचर है वो जलने लगेगा, वो बर्न कर जाएगा, उसका कंबशन होगा। तो यहाँ पे देखो जो कंबशन हुआ वो कंबशन किसकी वजह से हुआ, स्पार्क की वजह से हुआ। वो कंबशन किसकी वजह से हुआ, स्पार्क की वजह से हुआ। और इस स्पार्क को किसने जनरेट किया, स्पार्क प्लग ने जनरेट किया। जब इस स्पार्क प्लग को हमने हाई वोल्टेज करंट सप्लाई किया तो इस स्पार्क प्लग ने क्या किया, स्पार्क जनरेट किया, जिसकी वजह से जो कंप्रेस्ड फ्यूल एयर का मिक्सचर था वो जलने लगा। तो यहाँ पे जो कंबशन हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, स्पार्क की वजह से हुआ। इसीलिए जो हमारे पेट्रोल इंजन है जिनमें हम इनटेक फ्यूल एयर देते हैं और वो हमारे जिसमें कंबशन हमारे स्पार्क की वजह से होता है, जो हमें स्पार्क प्लग से मिलता है, ये इंजन हमारे क्या कहलाते हैं, एसआई इंजन कहलाते हैं या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन। और फिर से हम इसी की वर्किंग पे आ जाते हैं, इसकी वर्किंग को कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने क्या किया था, कंप्रेशन स्ट्रोक तक हम पहुंच चुके थे। पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे था, स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट हो चुका था, जिसकी वजह से जो फ्यूल एयर का मिक्सचर था वो कंबस्ट कर चुका था, वो जल चुका था। फ्यूल एयर का मिक्सचर जैसे ही जला, अंदर टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज किया। उस प्रेशर ने पिस्टन पे एक थ्रस्ट फोर्स जनरेट किया। पिस्टन पे क्या जनरेट किया, एक थ्रस्ट जनरेट किया या फिर पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलने के लिए एक फोर्स लगाया। ठीक, तो जब पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलने के लिए फोर्स लगाया तो उस फोर्स की वजह से पिस्टन हमारा क्या किया, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पुश हुआ। पिस्टन हमारा फिर से ट्रेवल हुआ फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। और ये जो लेंथ इसने कवर किया, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, ये जो स्ट्रोक इसने कवर किया, ये स्ट्रोक हमारा क्या कहलाया, पावर स्ट्रोक कहलाया, जिसमें फ्यूल एयर का मिक्सचर जला और पिस्टन पे एक धक्का लगा, एक थ्रस्ट लगा, जिसकी वजह से पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव किया। तो ये स्ट्रोक हमारा क्या कहलाया, पावर स्ट्रोक है। अब पिस्टन फिर से वापस से कहाँ गया, बॉटम डेड सेंटर पे आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे आ गया। अब इसके बाद पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लिए फिर से मूव करना शुरू करेगा फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लिए पिस्टन हमारा मूव करेगा फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। तो जैसे ही पिस्टन का हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ, वैसे ही हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्या
हो गया, ओपन हो गया। अब देखो एग्जॉस्ट वाल्व क्या करेगा, ये जो फ्यूल एयर था जिसको हमने कंप्रेस किया था वो जल गया, वो जलने के बाद पावर हमें मिल गई, थर्मल एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उस जले हुए फ्यूल का काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, उस जले हुए फ्यूल को सिस्टम से बाहर निकालना है। तो उसको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे। ठीक, पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा तो जब वॉल्यूम कम होगा पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो अंदर जो भी बर्न गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर की तरफ एस्केप हो जाएंगे, एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। कब तक निकलेंगी, जब तक हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक नहीं पहुंचता। पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व हमारा फिर से बंद हो जाएगा और फिर से ये प्रोसेस हमारा इसमें आ जाएगा, इनटेक स्ट्रोक में आ जाएगा। इनटेक स्ट्रोक में फिर से पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, इनटेक वाल्व ओपन होगा और ये चारों स्ट्रोक फिर से हो जाएंगे। ये जो हमने वर्किंग बताई जिसमें हमने स्पार्क प्लग को यूज किया है और इनटेक चार्ज हमारा क्या है, फ्यूल है प्लस एयर है, ये वर्किंग और इस टाइप का स्ट्रोक जिसमें हर एक स्ट्रोक में पिस्टन हमारा मोशन दे रहा है, ये इंजन हमारा 4 स्ट्रोक और चूंकि इसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ है एसआई इंजन कर रहा है, ये इंजन हमारा क्या करेगा, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन कर रहा है। अब सीआई इंजन क्या होगा, सीआई इंजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, मतलब जिसमें जो फ्यूल का इग्निशन हो वो हो इसके एयर की कंप्रेशन की वजह से। देखो वो कैसे होगा, अब हम सीआई इंजन एक्सप्लेन करते हैं। सीआई इंजन क्या होगा, सीआई इंजन में क्या होगा कि जहां पे हमने पेट्रोल इंजन में एसआई इंजन लगाया था, सीआई इंजन के केस में वहां पे हमारा फ्यूल इंजेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर आ जाएगा या फिर जिसको हम डीजल इंजेक्टर भी बोल सकते हैं, डीजल इंजेक्टर आ जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा, सारे प्रोसेस सेम होंगे, इनटेक कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट सारे प्रोसेस सेम होंगे। इनटेक स्ट्रोक के दौरान जो हम सिलेंडर के अंदर भेज रहे थे वो भेज रहे थे फ्यूल और एयर का मिक्सचर, किस केस में, एसआई इंजन के केस में या फिर पेट्रोल इंजन के केस में। लेकिन सीआई इंजन या फिर डीजल इंजन के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा इनटेक स्ट्रोक है इस इनटेक स्ट्रोक के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एयर को कंबशन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एयर को कंबशन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट करेंगे। ये इंजेक्शन कब होगा, इनटेक स्ट्रोक में होगा जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव किया, इनटेक वाल्व हमारा ओपन हुआ और बाहर से क्या आई, सिर्फ और सिर्फ एयर आई। कब तक आएगी, जब तक पिस्टन हमारा फिर से बॉटम डेड सेंटर तक, पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच गया। उसके बाद ये पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए फिर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, मतलब टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो जैसे ही टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, इनटेक वाल्व जो ओपन था ये हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। ये इनटेक वाल्व हमारा बंद हो जाएगा। अब इनटेक वाल्व बंद हो गया, इस सिलेंडर के अंदर क्या बनी है, एयर बनी। पिस्टन जैसे जैसे बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, ये एयर हमारी कंप्रेस होगी। जब ये एयर कंप्रेस होगी तो कंप्रेशन की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। आपस में टकराएंगे तो कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से ये जो एयर है इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक, बढ़ता जाएगा, बढ़ना शुरू होगा, बॉटम डेड सेंटर से जब तक टॉप डेड सेंटर तक मूव करेगा वैसे वैसे कोलिजन इंक्रीज करेगा। कोलिजन इंक्रीज करने के साथ साथ जो एयर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर तब होगा जब पिस्टन हमारा कंप्लीटली टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाए। उस वक्त इस एयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा, इस एयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जैसे ही फ्यूल को हम इस एयर के साथ मिक्स करेंगे, फ्यूल को इस एयर के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उस हाई टेम्परेचर की वजह से वो फ्यूल हमारा ऑटोमेटिकली इग्नाइट कर जाएगा, ऑटोमेटिकली कंबस्ट कर जाएगा। एक्सटर्नल किसी भी इग्नाइटर की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल किसी भी स्पार्क की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सिंपली एयर के टेम्परेचर की वजह से ही हमारा जो फ्यूल है वो क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। तो इस तरीके का जो इंजन होगा जिसमें एयर के कंप्रेशन की वजह से हमारा फ्यूल का इग्निशन हो जाएगा, वो इंजन हमारे क्या कराएंगे, कंप्रेशन इग्निशन। तो यहाँ पे इग्निशन हो रहा है वो
कंप्रेशन की वजह से हो रहा है और इसके कंप्रेशन की वजह से हो रहा है एयर के कंप्रेशन की वजह से। तो ऐसे इंजन जिसमें जो इग्निशन हो वो सेल्फ इग्निशन हो और इसकी वजह से सेल्फ इग्निशन हो, एयर को कंप्रेस करने की वजह से सेल्फ इग्निशन हो, ऐसे इंजन हमारे क्या कहलाएंगे, सीआई। और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। पावर स्ट्रोक में फिर से वही होगा कि जब हमारा डीजल या फ्यूल जो भी हमने इंजेक्ट किया वो एयर के हाई टेम्परेचर की वजह से ऑटो बर्न कर जाएगा या सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। पावर प्रोड्यूस होगी, पिस्टन पे थ्रस्ट जनरेट होगा, उस थ्रस्ट की वजह से पिस्टन हमारा फिर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जो भी बर्न गैसेस हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, एग्जॉस्ट वॉल ओपन होगा, बर्न गैसेस बाहर निकल जाएंगे और फिर से हम रिटर्न आ जाएंगे इनटेक स्ट्रोक पे और फिर से पूरी साइकिल रिपीट। तो इस तरीके के इंजन जिसमें जो फ्यूल का कंबशन होगा वो होगा विद द कंप्रेशन ऑफ एयर, वो इंजन हमारे क्या कहलाएंगे, कंप्रेशन इंजन। ठीक है, तो आज की क्लास में एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इंजन बेसिकली हमारा क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है, कितने टाइप से आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उस एनर्जी को हम, उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं या कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। हीट इंजन हमारा क्या होता है, हीट इंजन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हीट इंजन को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, किन किन टर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन या फिर मोशन क्लासिफाई किया, इन टर्म्स ऑफ कंबशन क्लासिफाई किया, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक क्लासिफाई किया और उसके बाद इन टर्म्स ऑफ इग्निशन क्लासिफाई। इसके बाद भी हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी अगर हम यहाँ पे अपने इंजन को क्लासिफाई करना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सीआई इंजन को हम डिफरेंट फ्यूल से रन कराते हैं, डीजल से भी रन कराते हैं, केरोसिन से भी रन करा सकते हैं और बायोडीजल से भी रन कराते हैं। तो इंजन को एफिशिएंटली परफॉर्म कराने के लिए, क्योंकि हर एक फ्यूल की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, इंजन में कुछ ना कुछ डिजाइनिंग मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ कंप्रेशन में मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। तो उनके बेसिस पे अगर हम फ्यूल के बेसिस पे अपने सीआई इंजन को कैटेगराइज करना चाहें, क्लासिफाई करना चाहें तो उसको डीजल सीआई इंजन में क्लासिफाई कर सकते हैं, केरोसिन सीआई इंजन में क्लासिफाई कर सकते हैं, बायोडीजल सीआई इंजन में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एसआई इंजन में भी हम पेट्रोल एसआई इंजन में क्लासिफाई कर सकते हैं, सीएनजी एसआई इंजन में क्लासिफाई कर सकते हैं और एलपीजी इंजन में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज हम इंजन अपने जो हमारा 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से एक क्लासिफिकेशन और होता है in terms of cooling, in terms of cooling। तो इन टर्म्स ऑफ कूलिंग हमारे 3 तरीके के कूलिंग सिस्टम हम अपने इंजन को ठंडा करने के लिए या कूल करने के लिए यूज करते हैं। पहला होता है हमारा एयर कूलिंग सिस्टम। पहले टाइप की कूलिंग होती है एयर कूलिंग सिस्टम। दूसरा होता है हमारा ऑयल कूलिंग और तीसरा होता है हमारा वाटर कूलिंग। तो 3 तरीके की कूलिंग इंजन में की जाती है, एक होती है एयर कूलिंग, ऑयल कूलिंग और वाटर कूलिंग। एयर कूलिंग में हम क्या करते हैं, एयर कूलिंग में हम फिन का यूज करते हैं, ठीक है, थर्मल फिन्स का यूज करते हैं। वो थर्मल फिन्स क्या करती है, उन थर्मल फिन्स के ऊपर से जब हमारी एयर फ्लो होती है तो वो फिन को ठंडा करती है और फिर हमारी क्या करती है, इंजन को ठंडा करती है। तो देखा होगा सबने, ये जो हमारा सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के बाहर जो हमारे बाइक्स वगैरह में सिंगल सिलेंडर इंजन लगे होते हैं, इसके बाहर कुछ इस शेप की फिन्स निकली जाती है। ये एयर कूलिंग के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की फिन्स निकली जाती है और इसके आसपास का साइड पूरा ओपन होता है। तो ये फिन क्या करती है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है, जो भी हमारे सिलेंडर का कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के बढ़ने से जो इंजन के ठंडे होने की दर है, जो उसकी कूलिंग रेट है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के बढ़ने से कूलिंग रेट भी बढ़ जाती है। क्योंकि कूलिंग रेट कैसे बढ़ जाएगी, अगर कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगी, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगी तो इंजन हमारा जल्दी ठंडा होगा। तो अब इन फिन्स के बीच में गैप होता है, इन गैप के बीच में जब हमारी बाइक चलती है स्टेट में होती है तो इनके बीच में सराउंडिंग में क्या होती है, एयर होती है और वो एयर हमारी जैसे ही इस फिन के कांटेक्ट में आती है वो फिन के टेम्परेचर को
ट्रांसफॉर्म कर देती है और फिर को ठंडा कर देती है। तो जैसे जैसे इन फिन्स के आसपास से एयर हमारी सर्कुलेट होती जाती है, ये फिर हमारी ठंडी होती जाती है और फिर के ठंडे होने से हमारा इंजन कूल होता है। तो उस तरीके की कूलिंग जिसमें फिन के थ्रू हम इंजन को ठंडा करते हैं हमारी क्या कहलाती है, एयर कूलिंग। इसके बाद ऑयल कूलिंग होती है। अब इंजन में जैसे हमने बताया कि इंजन में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, हमारा पिस्टन होता है सिलेंडर के अंदर स्लाइड करता है, तो सिलेंडर हमारा कैसा है, स्टेशनरी है, और पिस्टन हमारा कैसा है, ऑसिलेटिंग है। तो इसके ऑसिलेशन मोशन की वजह से पिस्टन की बॉल और सिलेंडर की बॉल के बीच में फ्रिक्शन बन जाती है, उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ वियर एंड टियर होते हैं। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उस घर्षण को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली ऑयल का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे ऑयल कूल इंजन होते हैं उनमें ऑयल फ्रिक्शन को कम करने के साथ साथ इंजन को ठंडा करने का काम भी होता है, ठीक है। तो उस तरीके के इंजन जिसमें इंजन की कूलिंग जो है वो ऑयल की वजह से होती है या ऑयल मीडियम की वजह से होती है, उस तरीके के कूलिंग सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, ऑयल कूल्ड इंजन कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा आता है हमारा वाटर कूलिंग इंजन, ठीक है। ये वाटर कूलिंग इंजन कैसे काम करते हैं, वाटर कूलिंग इंजन में जो हमारे सिलेंडर होते हैं उन सिलेंडर के आसपास में कुछ खाली जगह प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे हमारा सिलेंडर है तो इस सिलेंडर के आसपास कुछ खाली जगह बना दी जाती है जिनको हम बोलते हैं वाटर जैकेट्स। इन खाली जगह को बोलते हैं वाटर जैकेट्स। और एक हमारा रेडिएटर होता है, रेडिएटर जिसको हम सिंपली हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं। तो होता ये रेडिएटर क्या करता है, गर्म पानी को ठंडा करता है, गर्म कूलेंट को ठंडा करता है। तो हमने क्या किया, कूलेंट को सप्लाई किया अपने वाटर जैकेट्स के अंदर, हमने कूलेंट को फिल कर दिया या फिर वाटर को फिल कर दिया। अब क्या करेगा, जब इसके अंदर कंप्रेशन होगा या फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होगी वो हीट ट्रांसफर हो जाएगी सिलेंडर वाल्व से किसको, वाटर, गर्म पानी जो भी इसके अंदर पानी भरा हुआ था, कूलेंट भरा हुआ था, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसकी वजह से गर्म हो जाएगा, तो इस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से या फिर हीट ट्रांसफर की वजह से वो गर्म हो जाएगा। अब इस गर्म पानी को ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिसर्कुलेट कर देंगे किसके अंदर, रेडिएटर के अंदर या फिर हीट एक्सचेंजर के अंदर। इस हीट एक्सचेंजर के अंदर बहुत सारी पतली पतली ट्यूब्स होंगी, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल जनरली कॉपर या फिर एल्युमिनियम की बहुत सारी पतली पतली ट्यूब्स होंगी। उन ट्यूब्स के अंदर इस हीटेड वाटर को हम क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। और इन ट्यूब्स के बाहर की तरफ एक कूलिंग फैन लगा हुआ है, ये कूलिंग फैन क्या करेगा, इन ट्यूब्स को ठंडा करेगा। तो ये कूलिंग फैन क्या करेगा, इन ट्यूब्स को ठंडा करेगा। और इन ट्यूब्स के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, हीटेड वाटर फ्लो हो रहा है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, इंजन की वाटर जैकेट से मिल रहा है। तो जब इन ट्यूब्स के अंदर जो वाटर फ्लो होगा उसका जो हीट ट्रांसफर है वो ट्यूब का हीट जो होगा वो हमारा कूलिंग फैन के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी हमारा कूलेंट है या वाटर है वो हीट एक्सचेंजर या फिर रेडिएटर के थ्रू ठंडा होने के बाद फिर से किसको रिसर्कुलेट कर दिया जाएगा, हमारी वाटर जैकेट को। यहाँ से हमारा जो कोल्ड कूलेंट है वो रिसर्कुलेट कर दिया जाएगा और ये इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहेगा और हमारे इंजन की जो कूलिंग है वो होती है। तो इस तरीके का कूलिंग सिस्टम जिसमें हम वाटर या कूलेंट मीडियम के थ्रू अपने इंजन को कूल कर सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है,